हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा मोशनल ईएमएफ। ओके, मोशनल ईएमएफ मीनिंग ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ ए कंडक्टर एंड दैट मोशन ऑफ ए कंडक्टर इज इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी कंडक्टर को मूव कराते हैं तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है दैट ईएमएफ इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। सो this is your some representation of magnetic field. In this, the magnetic field B is shown by this cross. ये क्रॉस से जो शो किया गया है ये मैग्नेटिक फील्ड है और क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेज कि द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ओके, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर यानी पेज, जो भी आपका पेज है उसके परपेंडिकुलर और पेज के अंदर नीचे की तरफ। ओके, तो इसके अंदर हमने क्या ले लिया, ये अपना जो है ना ये एक अरेंजमेंट है जिसमें ये ए बी इज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। ओके, और ये जो दो आपके हैं ऊपर ए बी दैट इज सी एंड डी, जैसे डी ए एंड सी बी। ओके, ये आर्म्स हैं, इन आर्म्स के ऊपर ये जो ए बी लेंथ है अपना ए बी कंडक्टर है ये स्लाइड कर सकता है। स्लाइड करने का मीनिंग ये होता है कि ये आपका इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। ओके, स्लाइड करेगा। ये कंडक्टर्स हैं ए डी डी सी बी ए बी, सब कंडक्टिंग वायर्स आप कह सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा इसमें वो रहेगा मोशनल ईएमएफ का। तो यहाँ हमने ये जो स्लाइडिंग कंडक्टर जो हमने लिया है ए बी, इस स्लाइडिंग कंडक्टर को हम मूव करवाएंगे टुवर्ड्स द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेट वी वेलोसिटी से हम इसको अंदर की तरफ मूव कराते हैं। ठीक है, इसका मूव कराने का क्या मीनिंग होगा, जब इस स्लाइडिंग कंडक्टर को आप अंदर की तरफ मूव कराएंगे तो ये जो ए पॉइंट है आपका, दिस ए पॉइंट will come to this position A dash and this B point will come to this position B dash after some time dt, that the time taken is dt. Okay, so this arm AB will come to the points A dash B dash. Okay, then the distance covered, this BB dash, this BB dash distance covered will be velocity into time vdt। होगा कि नहीं होगा? ओके, तो BB डैश इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा dt टाइम के अंदर। तो इसमें क्या हुआ, व्हाट इज हैपनिंग, जो क्लोज्ड सर्किट था अपना ए बी सी डी, वो क्लोज्ड सर्किट का एरिया कम हो गया है स्लाइड करने से। दैट विल बिकम ए डैश बी डैश सी एंड डी, वो ये हो गया है ए डैश बी डैश सी एंड डी। जब एरिया चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होता है। रिमेम्बर करो, याद करो कि फ्लक्स का क्या फॉर्मूला था, फाई। फाई इज द फ्लक्स गिवन बाय द फॉर्मूला बी ए cos theta। व्हाट इज बी, B is the magnetic field, A is the area vector, theta is the angle between B and A। Okay, तो यहाँ पर तो हमारा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, थीटा 0 हो जाएगा तो ये बी ए रहेगा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई बी से जिसको हम डिनोट कर सकते हैं वो बी ए रहेगा। और फ्लक्स कब चेंज होगा, या तो बी चेंज हो जाए या ए चेंज हो जाए, इस केस में थीटा 90 है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने जो ले रखा, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो हम एरिया को अगर चेंज कर देंगे तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज अगर होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। ठीक है,
and that EMF is known as in this case motional EMF. तो हमें क्या निकालना है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है इस केस में, ठीक है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज इन एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया के अंदर कितना चेंज आया है, ठीक है। एरिया के अंदर चेंज आ गया तो डी फाई बी, सपोज कीजिए मैंने डी फाई बी को चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ले लिया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन टाइम dt, है ना, dt टाइम की हम बात कर रहे हैं, इन टाइम dt, देन डी फाई बी विल बी इक्वल टू, बी तो एज इट इज रहेगा और एरिया लेट की चेंज होके कितना हो गया आपका डी ए, दिस इज द चेंज इन एरिया, दिस डी ए is equal to change in area, एरिया के अंदर कितना चेंज आया है, ओके। अब एरिया के अंदर चेंज कैसे निकालेंगे आप, बी, ये जो अपने पास सर्किट है, जो हमने ये एक अरेंजमेंट लिया है, इस अरेंजमेंट का इनिशियल एरिया कितना था, सी हियर, इनिशियल एरिया कितना, A is equal to L is the length this one, okay, and into this arm BC you can say, और अगर मैं कहूँ ये तो BC आर्म आपने ले रखी है, लेट इसकी डिस्टेंस कितनी है x, यानी ये आर्म x है, तो मैं इसको कह दूंगा L इंटू एक्स, एरिया आपका कितना हो गया L इंटू एक्स हो गया, ये इनिशियल एरिया है, ठीक है। अब dt टाइम के बाद, क्योंकि आर्म तो BC जो है वो आपकी शॉर्ट हो गई, B डैश C हो गई, ठीक है, तो एरिया कितना चेंज हुआ, तो आपको चेंज इन एरिया निकालने से चेंज इन फ्लक्स का पता चल जाएगा, तो चेंज इन एरिया आपका क्या हुआ वो हम निकाल लेते हैं, तो बी डी ए एरिया, एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ तो उतनी ही रहेगी L, क्योंकि ए बी जो आर्म आपकी इधर खिसकी है, आपने इसको पुश किया है, इंटू ये B इंटू बी डैश, कितना खिसका है B इंटू बी डैश, ओके, और B इंटू बी डैश हमने क्या ले रखा है, B इंटू बी डैश इज योर VDT, सी हियर, B इंटू बी डैश इज योर VDT, so it will become VDT into L, यानी अब चेंज इन फ्लक्स आपका आ गया, that will be equal to BL VDT, ओके। फैराडे सेकंड लॉ लगा दो, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, याद करो क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी पाई बी बाई डी टी, है ना, तो डी पाई बी हमने निकाल दिया, ये वैल्यू आ गई डी एल वी डी टी एंड डिवाइड बाय दिस डी टी विद नेगेटिव साइन, ओके, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो we come to the relation for motional EMF E, that is equal to minus B L V. So this is the expression for EMF produced due to motion of the conductor, and this is known as your motional EMF, ठीक है। तो हम मोशनल EMF का एक्सप्रेशन हमने निकाल दिया, और एक्सप्रेशन क्या आया, E इज इक्वल टू माइनस बी एल वी, ओके। अब देखिए, क्योंकि सर्किट आपका क्लोज्ड है, द सर्किट इज क्लोज्ड, सो इंड्यूस्ड करंट विल बी देयर, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी आर्म का रेजिस्टेंस मान लिया हम, लेट आर बी द resistance of arm AB and the resistance of other conductors is taken as negligible,
मतलब जो भी आपके ए डी है या बी सी है या सी डी है, इनका रेजिस्टेंस हमने क्या ले लिया, नेग्लिजिबल ले लिया, जीरो ले लिया है, ठीक है। और जो स्लाइडिंग होगा ए बी का वो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन, तो यहाँ पर फ्रिक्शन को भी हमने जीरो ले लिया हीट के लॉस से बचने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम आइडियल कंडीशन थोड़ा ले रहे हैं इसमें। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए बी। अगर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए बी है तो पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस R है, क्योंकि बाकी सारा रेजिस्टेंस हमने नेग्लिजिबल ले लिया है। तो R इज द रेजिस्टेंस ऑफ whole of the circuit, यानी A dash, B dash, C and D. So the induced current, let the induced current is I. तो induced current की वैल्यू क्या रहेगी, EMF by resistance, and this comes out to be BLV divided by R. यहाँ पर आपको EMF का मैग्नीट्यूड ले लेना है, तो I की वैल्यू हो गई आपकी E by R, यानी BLV by R. अब दिस करंट मीनिंग यू गॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आई है वो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आई यानी इंड्यूस्ड करंट हमारे पास आ गया बी एल वी डिवाइडेड बाय आर, लेट द इक्वेशन इज 1। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब जनरेट हो गई है, प्रोड्यूस हो गई है, तो पावर भी आएगी आपके पास। तो हम यहाँ पर पावर सपोज कर लेते हैं पीजे, पावर जनरेटेड, लेट इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला होता है। आई इज द इंड्यूस्ड करंट, तो बी एल वी डिवाइडेड बाय आर, और इसका क्या हो गया स्क्वायर इंटू आर, that will be equal to b square l square v square divided by r square into r, and that comes out to be bx square l square v square divided by r. Okay, this is the power generated, जो हमें पावर मिलेगी that is equal to b square l square v square r. अब यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है अपना, मेन क्वेश्चन है कि जो इंड्यूस्ड करंट आपका प्रोड्यूस हुआ, उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सो सी फॉर द डायरेक्शन, जब हम इस कंडक्टर को ए बी कंडक्टर को स्लाइड करवा रहे हैं अंदर की तरफ, हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, द फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, क्योंकि एरिया तो आपका कम हो रहा है ना। दिस एरिया देखो, ये एरिया बच गया। पहले जो एरिया कहाँ तक था वो ए बी तक था, अभी एरिया कहाँ तक बच गया, ए डैश बी डैश तक, ए यानी एरिया हो गया ए डैश बी डैश सी डी। इट मीन्स द एरिया इज डिक्रीजिंग। व्हाट इज हैपनिंग हियर, एरिया इज डिक्रीजिंग। If the area is decreasing, then magnetic flux is also decreasing. Okay, and according to Lenz law, याद करो लेंस लॉ क्या बोलता है कि the induced current will oppose or always oppose the change or the cause which produce it. Okay, और cause क्या है, change in magnetic flux। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से रोकेगा। चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्लक्स तो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट्स विल फ्लो इन सच अ डायरेक्शन दैट इट विल अपोज द डिक्रीज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, अब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, करंट इस तरह की डायरेक्शन में आपका फ्लो करेगा। अब डायग्राम के अंदर आ जाइए। डायग्राम के अंदर जो एक्सटर्नल फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड जो हमने दे रखा है, उसकी डायरेक्शन इनटू द पेज है।
उसका मैग्नीट्यूड आपका बी नॉट है, या बी हमने मान रखा है बी है। ओके, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड। इसको अब इंक्रीज करना है, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को। इंड्यूस्ड करंट इसको इंक्रीज करेगा, इंड्यूस्ड करंट उसको इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा करंट कैरिंग कंडक्टर का, क्योंकि अब इस आपके ए डैश बी डैश सी डी के अंदर अगर करंट फ्लो करेगा तो उसका भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इट मीन्स जो आपका इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको अगर मैं बी आई बोल दूं तो उसकी भी डायरेक्शन डाउनवर्ड ही जाएगी। ठीक है, अगर उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड जाएगी देन तो ये जो आपका क्लोज्ड सर्किट है डी ए डैश बी डैश सी, उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड आपका डाउनवर्ड ही जाए। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी डाउनवर्ड के लिए, क्लॉकवाइज राइट हैंड रूल से लगा के देखो। यानी इसका मीनिंग ये हो गया आपका जो करंट फ्लो करेगा इस वायर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर, वो डाउनवर्ड फ्लो करेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी इस पूरा सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगा दैट करंट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जब करंट आपका दे रखा हो तो राइट हैंड के फिंगर्स को क्या करो, कर्ल कर लो करंट की डायरेक्शन में, और अंगूठे को स्ट्रेच करेंगे तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट करेगा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इस केस में अगर फिंगर्स को आप कर्ल करेंगे ऐसे करके तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो नीचे जाएगी थंब की। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड जो इस करंट की वजह से, इंड्यूस करंट की वजह से भी डाउनवर्ड है और आपका एक्सटर्नल भी डाउनवर्ड है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तो इंक्रीज हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा तो फाई की वैल्यू क्या होगी, वो बी ए होती है। ए डिक्रीज हो गया, बी इंक्रीज हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से रोकेगा, डिक्रीज होने से रोकेगा बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड करंट विल बी इन सच ए डायरेक्शन। तो इन दिस केस इन द आर्म ए डैश बी डैश, in the arm A dash B dash, the induced current I will be from A dash to B dash, यही रहेगा। ठीक है, तो A dash से B dash की तरफ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन रहेगी। अगर इसी केस में हम क्या करते, ए बी को बाहर की तरफ लेके जाते, अगर ए बी को बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन देते यानी इसको स्लाइड बाहर की तरफ करते तो एरिया इंक्रीज होता, फ्लक्स इंक्रीज होता, फ्लक्स इंक्रीज होता तो सिचुएशन दूसरी होती। ये इंक्रीज को भी अपोज करता, फिर करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाती। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन लेंस लॉ से हम करंट की डायरेक्शन ही फाइंड करते हैं, और लेंस लॉ ये बताता है कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो अपोज करता है उसके कॉज को, यानी इंड्यूस्ड करंट जिसकी वजह से हुआ है उसी को अपोज करता है। तो यहाँ पर किसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज होने से, तो डिक्रीज को ही अपोज करेगा, यानी वो इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से उसकी करंट की आपकी डायरेक्शन होगी। तो आई विल बी फ्रॉम ए डैश टू बी डैश, और इन द सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम ए डैश बी डैश सी डी, ए से बी डैश से सी एंड सी से डी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज क्लॉकवाइज, डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। अब इस केस में आप जब कंडक्टर ए बी को वेलोसिटी v से अंदर की तरफ मूव कराएंगे तो देयर विल बी अ पावर डिसिपेशन, आपकी पावर डिसिपेट होगी, खर्च होगी। इसके पीछे व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे क्या रीजन है वो देखिए। जब आप इस कंडक्टर ए बी को अंदर की तरफ मूव कराएंगे तो इंड्यूस्ड करंट आ गया, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कहाँ आ गई, ए डैश से बी डैश की तरफ। ठीक है, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ गई। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया,
यानी A डैश B डैश इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर। अब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, आई एल क्रॉस बी, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आई एल क्रॉस बी, एल आई एल क्रॉस आई एल वेक्टर क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में लेंथ ले लीजिए, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है, इनटू द पेज है, तो आई एल बी साइन थीटा बनेगा ये, और साइन 90 हो जाएगा, थीटा 90 हो गया। एल और बी के बीच में करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 ही है डायग्राम में, है ना, तो साइन 91 हो गया। तो व्हाट इज द फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू आई एल बी। तो ये फोर्स आपका लगेगा इस कंडक्टर के ऊपर। मेन चीज यहाँ पर क्या है, इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करो। ये डायरेक्शन कैसे फाइंड करते थे हम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, और राइट हैंड रूल लगा लीजिए, ठीक है। एल क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड कर लीजिए, एल की तरफ अपनी फिंगर्स को कर लीजिए राइट हैंड की, और बी की तरफ क्या करेंगे, पाम को कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम के अंदर आइए, डायग्राम के अंदर आएंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये अलग से बना देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इनटू द पेज है, इनटू द पेज को मैं ऐसे बना देता हूँ सपोज, ओके, 90 डिग्री पर है। ये आपका आई एल वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, तो इसकी तरफ उंगलियां कीजिए राइट हैंड की, पाम को इसकी तरफ घुमा दीजिए, तो किधर आएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस डायग्राम में पहुंचूं तो द फोर्स विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, आप देख लीजिए राइट हैंड रूल लगा के, तो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन बिकॉज करंट इज इन दिस डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो करंट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के देख लीजिए, ठीक है। देन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से जो फोर्स की डायरेक्शन आ गई, वो अप्लाइड जो फोर्स है उसके अपोजिट है। जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी जिस भी वेलोसिटी से इसको अंदर की तरफ धकेल रहे हैं उसके अपोजिट है, यानी ये भी अपोज कर रहा है, अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। हमें फोर्स इसीलिए तो अप्लाई करना पड़ता है उसको अंदर मूव कराने के लिए, बिकॉज करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगता है। अब करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जब फोर्स लगेगा तो आपकी एनर्जी का भी वेस्टेज होगा, यानी एनर्जी भी आपकी खर्च होगी, डिसिपेट होगी, और एनर्जी डिसिपेशन हम पावर डिसिपेशन से निकाल सकते हैं। तो पावर डिसिपेशन को अगर मैं पीडी लिख देता हूँ तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर को याद कीजिए, ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम से, वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी हो जाती है, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स कितना लगता है, आई एल बी, और इनटू क्या हो गया, बी, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू लिख दीजिए, इंड्यूस्ड करंट कितना है, बी एल वी डिवाइडेड बाय आर, तो दिस विल बी एल बी इंटू बी, तो ऊपर तो बी एल बी डबल हो गया, तो पावर डिसिपेशन व्हाट इज दिस इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। ये इक्वेशन दीजिए, दैट इज डबल स्टार, और अपना जो पावर जनरेटेड हुआ था वो देखिए यहाँ पर, ये स्टार दोनों सेम है, ठीक है। तो दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी इसमें कंजर्व्ड रहती है, ठीक है। तो जो आप डिसिपेट करेंगे दैट इज मैकेनिकल वर्क, वो आपका मैकेनिकल वर्क है, और जो जनरेट होगा दैट इज योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस केस में क्या हुआ है, आपका मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड
into electric energy. ठीक है, type of energy is converted into another type of energy. एक चीज का और ध्यान रखना सब, ये जो हम मोशनल ईएमएफ का केस कर रहे हैं, इस केस में B, L and V, okay, these are mutually perpendicular to each other. ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, BL के, LV के, BV के, सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। अब देखिए हम ये क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और इसमें करंट की डायरेक्शंस को फाइंड करेंगे कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी और करंट की वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, A डैश B डैश जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस दे दिया है। लेट द रेजिस्टेंस इट इज R एंड इट इज गिवन एज 10 ओम। और ये देखिए इसकी जो स्पीड है मूव करने की, दैट इज V 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड सपोज द मैग्नेटिक फील्ड हियर, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो 0.4 टेस्ला है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.4 टेस्ला। ओके, magnetic field B will be equal to 0.4 Tesla, and we are given with the length A dash B dash, it is 2 meter, L is equal to 2 meter. Okay, तो यहाँ पर induced EMF क्या होगा, E। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है इस केस में, सब परपेंडिकुलर है, B L V करना है। B की वैल्यू रख दीजिए 0.4, L की वैल्यू रख दीजिए 2, V रख दीजिए 2, this will be equal to 0.4 into 4, okay, and that will be equal to 1.6. what is the unit for E? Volt. so E आपका आ गया 1.6 वोल्ट। इंड्यूस्ड करंट क्या होगा फिर I, वो E by R हो जाएगा, यानी 1.6 डिवाइडेड बाय R, इट इज 10 और 0.16 एम्पियर। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू होगी 0.16 एम्पियर। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, जब आप इसको अंदर की तरफ मूव करवाएंगे, ओके, अंदर की तरफ मूव कराएंगे तो एरिया डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होने से अपोज करेगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। या इसका दूसरा जो मेथड है आपका डायरेक्शन फाइंड करने का, दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या, अपना राइट हैंड बना लीजिए, ये थंब है राइट हैंड का, ये आपकी फर्स्ट फिंगर है, आपकी मिडल फिंगर है, ये सब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ओके, और ये जो आपकी फर्स्ट फिंगर है ये अगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करती है, और ये जो थंब है ये मोशन को दिखाएगा, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव करता है। तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा आपका, ये होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और रिमेंबर ये राइट हैंड की फ्लेमिंग्स का जो राइट हैंड आपने लिया है, तीनों क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, राइट हैंड को फैला लीजिए। ठीक है, तो थंब मोशन की डायरेक्शन बताता है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की, और करंट इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कौन बताएगा, आपकी जो थर्ड फिंगर। ठीक है, तो उससे अगर करेंगे आप, देखो राइट हैंड लीजिए, फ्लेमिंग राइट हैंड, अपना राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को कीजिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ कीजिए फर्स्ट फिंगर को। ओके, मोशन किधर है, मोशन, मोशन इस तरफ है, अंगूठे को मोशन की तरफ कीजिए, तो करंट की डायरेक्शन किधर आएगी, सी
देखो किधर आएगी, जो थर्ड फिंगर आपकी मिडल फिंगर किस तरफ पॉइंट कर रही है, नीचे की तरफ ना, ए डैश बी डैश में नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है, तो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में आएगा, दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड। ओके, अब अगर एक और क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक सर्कुलर कॉइल स्टेशनरी आपने रख दी, स्टेशनरी, will any induced current will be there in the coil or not, no induced current। ओके, क्योंकि जो फ्लक्स है वो चेंज होना चाहिए, फ्लक्स चेंज नहीं होगा टाइम के साथ क्योंकि ये तो स्टेशनरी है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है और इसके प्लेन को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल के प्लेन को बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी मूव कराओगे, कहीं भी बाहर नहीं लेके जाना, मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्रीज के अंदर अगर मूव कराओगे तो भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स तो तब चेंज होगा जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो, यानी ये जो आपकी कॉइल है या तो बाहर जाए या बाहर से अंदर आए, उसी केस में होगा। अगर यहीं पर घूमती रहेगी फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो उस केस में भी इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, जीरो रहेगी। ठीक है, मतलब इंड्यूस्ड करंट तभी होगा जब आपका फ्लक्स चेंज हो, और फ्लक्स कब चेंज होता है, फील्ड लाइंस चेंज हो, एरिया चेंज हो या ओरिएंटेशन चेंज हो। ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और न्यूमेरिकल्स के साथ आएंगे। तभी तक के लिए बेस्ट विशेस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।